हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम देख रहे थे पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने कहा हमारे पास आते हैं दो तरीके या दो मेथड जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन। क्या होता है अलैंगिक और लैंगिक जनन, इसके बारे में हमने बात की है, डिफरेंस हमने देखा है, दोनों के प्रोसेस को हमने पढ़ा है। अगर आप अलैंगिक जनन में देखते हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। उसके बाद हमने यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने बडिंग की बात की थी, हमने यहाँ पर बात की थी फ्रेगमेंटेशन के बारे में, और हमने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक रह जाता है जिसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन जो होता है। कायिक प्रवर्धन में सिंपली जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के किसी भी भाग से हम यानी कि किसी भी भाग से नया पौधा बन सकता है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन में जैसे आपने देखा होगा हम टहनी लगाते हैं, कली लगाते हैं। जैसे कि आपने आलू को देखा होगा, तो आलू क्या होता है, हमने कहा कि आलू की जो बर्ड्स होती हैं आप आलू को लगाते हैं। ठीक है। ऐसे आप जिंजर में करते हैं या टर्मरिक में आप करते हैं। जैसे गन्ने को आप लगाते हैं, जैसे कि रोज यानी कि गुलाब की कली को आप लगाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। कुछ लीव्स भी होती है जिसमें हमने ब्रायोफाइलम बोला था कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसे कट करके एक नया पौधा बन सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इजी है, एक बार आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वरना हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे होंगे तो वहीं पर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े, क्योंकि फ्लावर क्या है, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें हमने मेल और फीमेल पार्ट दोनों पढ़े हैं, और दोनों में गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है उसको हमने पढ़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट आपने पॉलिनेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात की है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो आप थ्योरेटिकल, वैसे डायग्रामेटिकली हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, थ्योरेटिकली हम जो पढ़ रहे थे वो था यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। क्या क्या आपने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लावर, हमने इनकी बात की है, पॉलिनेशन की हमने बात की है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात की है। ठीक है। हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा कि 3 इवेंट्स होते हैं, लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जब पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा, पहला जो इवेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी दूसरा होगा। जब दूसरा इवेंट कंप्लीट हुआ तभी तीसरा इवेंट होगा। तो हमने कहा प्री फर्टिलाइजेशन फेज है यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था, फिर फर्टिलाइजेशन फेज है यानी कि निषेचन की अवस्था है, और लास्ट हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था। पढ़िए एक एक बार कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। अगर मैं कहूँ निषेचन से पूर्व की अवस्था, तो उसमें हमने युग्मक निर्माण पढ़ा है, और हमने पढ़ा है पॉलिनेशन यानी कि परागण को। अगर फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन हम कहेंगे तो हमने पढ़ा है यहाँ पर निषेचन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट हमारे पास रह जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें हमने कहा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, स्पोर फॉर्मेशन, और सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पर आता है। हम बात कर रहे हैं इसके निषेचन को हम पढ़ रहे हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर हुआ निषेचन। आपने कहा 2 मेल गैमेट है, ठीक है, 2 मेल गैमेट होंगे, एक गैमेट यहाँ फ्यूज हुआ, एक गैमेट यहाँ फ्यूज हुआ, यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन हुए। फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 प्रकार का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आता है। अगर हम बात करें निषेचन की, तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास 2 प्रकार का, एक तो हमने कहा फर्टिलाइजेशन है, और दूसरा हमने कहा दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम दोनों को अगर हम डायग्रामेटिक वे में देखें तो हमने कहा ये थी स्टिग्मा हमारे पास,
ये था स्टाइल, ये आता है ओवरी का पार्ट, यहाँ पर आता है ओव्यूल, यहाँ पर आते हैं हमारे पास 3 सेल, जिसे ये हमारी एक्स सेल हो गई है और ये हमारी सिनर्जिड हो गई है, ये हमारी एक्स सेल है। ठीक है, अब हम सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी। और ये हमारे पास आते हैं एंटीपोडल सेल। हमने बोला कि यहाँ पर आए पराग नलिका, जिसे आप पॉलन ट्यूब कहते हैं, इस प्रकार से यह पॉलन ट्यूब। यहाँ पर आए हैं 2 मेल गैमेट। ठीक है, पराग नलिका फिर इस प्रकार से, एक जो मेल गैमेट है वो तो यहाँ फ्यूज हो गया और दूसरा जो मेल गैमेट है वो यहाँ फ्यूज हो गया। तो हमने कहा फर्टिलाइजेशन तो क्या है, ये फर्टिलाइजेशन है और डबल फर्टिलाइजेशन ये है। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की देखिए, हमने कहा फर्टिलाइजेशन तो क्या हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन में देखें तो हमने कहा कि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं और जो मेल गैमेट है उसके फ्यूजन जो हुआ है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो मेन फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, ये वाला होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। हमें देखना ये है कि जब दोनों फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुए तो क्या हमें रिजल्ट मिला। हमने कहा जब फर्टिलाइजेशन हुआ, इसे आप ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। ठीक है, हमने कहा जब निषेचन हुआ तब बना जाइगोट, यानी कि युग्मनज। ठीक है, और जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तब बना एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणकोश। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या करेगा, ये बनाएगा सीड, ये सीड में डेवलप होगा और ये क्या करेगा, डेवलपिंग सीड को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, यानी कि पोषण देता है या नरिशमेंट देता है एंडोस्पर्म। क्लियर है कि जो फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या काम ये करते हैं। तो हमने कहा कि जो युग्मनज जो जाइगोट है वो डेवलप होगा किसमें, सीड में डेवलप होगा, और जो एंडोस्पर्म है जो भ्रूण कोश है वो क्या होगा, इस डेवलपिंग सीड का या जो विकसित हो रहा है जो बीज या फिर जो युग्मनज जो विकसित होगा उसका क्या करेगा, यहाँ पे आपने कहा इसका पोषण करेगा। ठीक है, अब जो एंडोस्पर्म है, कुछ फलों में जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, जब बीज पूरा परिपक्व हो जाता है तब पूरा समाप्त हो जाता है, और कुछ पौधों में आपने कहा कि जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एंडोस्पर्म का, तो आपने कहा जो नारियल का पानी है, जो नारियल पानी होता है, कोकोनट वाटर आप पीते हैं, वो क्या है यहाँ पर, वो भी भ्रूण कोश है, वो एंडोस्पर्म है। आप जो पका हुआ नारियल खाते हैं वो मैच्योर एंडोस्पर्म होता है, परिपक्व क्या होता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म होता है। क्लियर है इतना कि क्या होता है, पढ़ ले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन को, क्या होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, आपने कहा द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि यहाँ पर एक प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है और एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ठीक है, वैन, और ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। वैन द पॉलन आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, आपने कहा कि जब जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं, इट बिगिन टू जर्मिनेट, फिर क्या होगा, इनमें जर्मिनेट होने लगेगा, जर्मिनेशन होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम्स अ लॉन्ग पॉलन ट्यूब इज डेवलप्ड फ्रॉम द पॉलन ग्रेन विच पास थ्रू अ स्टाइल टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन द ओवरी। आपने कहा कि कुछ टाइम में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है अब वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करने लगेंगे, पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का निर्माण करने लगेंगे। कैसे होता है, अगर हम कहीं कैसे होगा, ये ओव्यूल होगा। जो पॉलन ग्रेन है एक्चुअली में उसमें हमने क्या बोला कि एक तो ये दो यहाँ पे क्या है, गैमीट है, 2 सेल हमने कहा ये है और एक ये है।
एक सेल तो ये है। अब ये जो पूरा गोला है ये इस प्रकार से क्या बनाता है, एक ट्यूब बनाने लगता है। तो मेल गैमेट तो ये होंगे, मेल गैमेट तो ये होंगे, और ये जो बची हुई सेल है ये नीचे की ओर क्या होती है, बहने लगती है। होगा कि आपने कहा एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे में आपने 2 बॉल डाली है, बाकी पानी आपने भर दिया है। अब आप गुब्बारे को स्ट्रेच कर रहे हैं, एक नली जैसी संरचना बना रहे हैं, तो आपने कहा कि वो जो पानी है वो नीचे की ओर आएगा और उनके साथ साथ ये जो गुब्बारे हैं ये नीचे की ओर बहने लगेंगे। तो ऐसे ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं या फिर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। द मेल गैमेट्स मूव डाउन the pollen tube and tube enters the ovule present inside the ovary. क्लियर है इतना, क्लियर है इतना कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो नीचे की ओर जाएगा और क्या होगा यहाँ पे, and the tube enters the ovule present inside the ovary. अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एंट्री होती है और वो मेल गैमेट के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होकर क्या बनाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनाएगा। और दूसरा मेल गैमेट होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्लियर है इतना कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। एक बार देखें निषेचन और दोहरे निषेचन में क्या डिफरेंस है, और निषेचन हुआ तो क्या बना, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन हुआ तो क्या बना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें इजी है क्योंकि हमने पढ़ी है। आपने कहा द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ द पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओवरी। द मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल gamete present in the ovule to form a fertilized egg cell which is called zygote. सेम वही बात बोली है। मेल गैमेट क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर एंटर होता है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सीड दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब आपने बोला कि जो जाइगोट है वो डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो में। तो हमने क्या कहा था कि जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे सीड बनाएगा। तो यहाँ पर जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और जो एम्ब्रियो है वो क्या होगा, सीड का पार्ट होगा। आपने देखा होगा जैसे कि देखिए जो बीज होते हैं, जैसे कि आपने कहा कुछ ऐसे बीज जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मटर का दाना, मटर सबने देखा होगा जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मटर के दोनों जो दाने होते हैं वो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या होंगे, जो सीड है, जो बीज है उसके पार्ट होंगे, आधा भाग ये है आधा भाग ये है, इन दोनों को मिला करके पूरा बीज बनेगा। बीच में जो आप देख रहे हैं, जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि दिखाई देता होगा ऐसे ही। जब बीजों को बोया जाता है तो बीजों में क्या होता है, अंकुरण आने लगता है। तो ये क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बीजों को बोते हैं, आपने देखा होगा कि बीजों में अंकुरण आता है। ठीक है, हम बीजों को बोते हैं, बीजों में अंकुरण आता है। तो ऊपर की ओर आपको छोटा छोटा येलो और व्हाइटिश कलर का छोटा सा आपको क्या दिखता है, वहाँ पे बर्ड जैसा दिखता है या छोटा सा आपको पौधा दिखता है। उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि सीड ऊपर की ओर भी ग्रो कर रहा है और सीड नीचे की ओर भी ग्रो कर रहा है। ये क्या बनाएगा, शूट। पढ़ा था हमने शूट और रूट सिस्टम, जिसमें शूट में क्या आएगा, तने आएंगे, शाखाएं आएंगी, पत्तियां आएंगी, ये शूट वाला पोर्शन बनाएगा। और ये क्या बनाता है, रूट यानी कि जड़ वाला पोर्शन बनाता है। तो हमने कहा जो बीज है पूरा,
बीज के अंदर ही क्या होगा, एम्ब्रियो या भ्रूण होता है जो कि नए पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो नया पौधा आपने कहा यहाँ से बन रहा है, शूट भी और रूट भी बीज के अंदर ही होगा। तो जाइगोट जो है वो क्या होगा, सीड में डेवलप होता है और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। तो ये लाइन हमें क्या बता रही है, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट है, जो युग्मन है, जब वो भ्रूण में क्या होगा, विकसित होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ सीड, जो कि क्या है, बीज का पार्ट है। दैट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो नए पौधे में क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ तक की जो बातें हैं वो हमने डायग्रामेटिक वे में समझी हैं। अब फ्रूट और सीड फॉर्मेशन को आप समझिए ध्यान से, क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। हमने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिए हम कौन सा इवेंट पढ़ रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन से बाद की अवस्था हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपका क्या था, निषेचन वाला पार्ट था। ठीक है, ये निषेचन वाला पार्ट था, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट था। जो सेकंड इवेंट आता है हमारा, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन से बाद की अवस्था। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ये आपको क्या बताया गया है, देखिए ये पिस्टिल है इस प्रकार से, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, ये ओवरी है और ये है ओव्यूल। आपने कहा कि जो ओव्यूल है वो सीड यानी कि बीज में परिवर्तित होगा। ध्यान दीजिए कब बीज में परिवर्तित होगा, जब निषेचन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, जाइगोट बन चुका है। और ओवरी जो है वो फ्रूट यानी कि फल में विकसित होगी। इसीलिए मैंने कहा था आप सबसे पहले डायग्राम को समझिए, क्योंकि सारी चीजें डायग्राम से रिलेटेड ही हैं। अगर आप डायग्राम को समझते हैं तो आपको सारी चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। तो आपको ये लाइन यही बता रही है, ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो क्या होगी, फल में विकसित होगी, एंड द फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल है वो क्या होगा, बीज में डेवलप होगा। क्लियर है इतनी बात। The outer part of the flower, that is petal, sepals, stamen become dry and fall off. अब आपको बताया गया है क्या, आपको बताया गया कि इसके जो आउटर पार्ट क्या क्या थे। आपने बोला इसके आउटर पार्ट थे स्टेमेन, इसके आउटर पार्ट थे क्या, यहाँ पे पेटल्स, और आपने कहा सेपल्स, यही इसके आउटर पार्ट थे, यही था, ये था सेपल, ये है पेटल, ये है स्टेमेन, यानी कि बाह्य दल, दल और स्टेमेन। आपने बोला फिर क्या इनका क्या होता है, जब यहाँ पे बीज बनने लगता है, फल बनने लगता है, तो इनका क्या होता है, ये ड्राई हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं और ये क्या होंगे, झड़ जाएंगे फिर उसके बाद। क्लियर है। स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑल्सो फॉलो लिविंग ओवरी ऑन द रिसेप्टेकल्स। आपने बोला कि ठीक है, यहाँ पर सारे जो पार्ट है वो झड़ गए हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो पंखुड़ियां हैं वो झड़ गई हैं, बाह्य दल भी झड़ गया है, स्टेमेन भी झड़ गया, क्योंकि स्टेमेन का अब कोई काम नहीं है। स्टेमेन का बेसिकली काम क्या था, पॉलन ग्रेन बनाना, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनाना, पॉलन ग्रेन का यहाँ पे अब ट्रांसफर अगर हो गया है एक बार, तो अब इसका कोई काम नहीं होता है, तो जो स्टेमेन है वो भी हट जाएगा। हमने कहा ठीक है, पिस्टिल का सिर्फ ये वाला काम क्या है, जो फंक्शनेबल है, यानी कि कार्य को कर रहा है। तो स्टिग्मा और स्टाइल का क्या हुआ, स्टिग्मा और स्टाइल भी क्या होते हैं, ड्राई होकर के झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओवरी और ओव्यूल रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, जो पुष्पाशन होता है उसमें ओवरी और ओव्यूल यहाँ पर रह जाता है। The zygote inside the ovary gets its food from ovule and grow by a cell division to form an embryo. आपने कहा जो zygote होता है, ओवरी के अंदर जो zygote होता है वो ओव्यूल से अपना फूड लेगा, ये ओव्यूल है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर आपने कहा कि जाइगोट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपना भोजन ओव्यूल से लेता है, लेकिन आपका जो सटीक आंसर होगा, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष है। ये अपना जो पोषण है वो कहाँ से लेता है, भ्रूण पोष से लेता है। साथ साथ में आप लोग नोट करते रहेंगे। पार्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड कवरिंग और सीड कोड। आपने कहा जो ओव्यूल की जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, जो बीज की कवरिंग होती है या जो बीज का जो खोल होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में भी क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट। जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप ओव्यूल को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं या इसकी जो लेयर्स होती हैं, ये क्या बनाती है, ये जो साइड वाला जो इसके जो साइड वाला भाग है या इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो लाइनिंग है, वो बीज का खोल बनाती है। क्लियर है।
नेक्स्ट, फ्रूट्स आर रिपन ओवरी ऑफ अ फ्लावर। बीज क्या है? जो पकी हुई ओवरी होती है वही है क्या होती है? फ्रूट कहलाती है। तो आप एक्चुअली में क्या खा रहे हैं? ओवरी खा रहे हैं। जब आप किसी फल को खाते हैं तो आप क्या खाएंगे? ओवरी को खा रहे हैं। विच प्रोटेक्ट द सीड। अब ओवरी का काम क्या है? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, जो बीज है उसकी सुरक्षा वहाँ पे देखना। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी। कुछ कैसे होते हैं? आपने कहा कि फ्लैशी होते हैं और जूसी यानी कि रसीले होते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, कुछ ऐसे फल होते हैं जो रसीले होते हैं, जूसी होते हैं। while some are hard like almond and walnut। और कुछ कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा? बादाम देखा है, ठीक है, जैसे कि आपने अखरोट देखे हैं, तो ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये हुआ फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन। एक बार जल्दी से पढ़िए, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। चलिए, तो नेक्स्ट चीजें यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा। हमने कहा सीड डिस्पर्सल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? आपने कहा कि यहाँ पर जैसे बीज होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लांट्स को, सारे पौधों को हम ही बो रहे हैं। आप देखते हैं जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो खुद होते हैं, खुद उगते हैं। कैसे उगते हैं? आपने कहा जो बीज हैं, बीजों को क्या होता है? वितरण होता है। बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से जाएं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आपने कहा सीड डिस्पर्सल के क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स आते हैं। सीड डिस्पर्सल अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ यंग प्लांट्स अराउंड देयर पेरेंट प्लांट्स। आपने कहा कि जो बीज हैं, बीजों का जो वितरण है उसके क्या फायदे हमारे पास आते हैं। फायदे ये आते हैं कि एक ही जगह पे सारे पौधे नहीं उगेंगे। अगर पौधे जो पेड़ है, पेड़ से बीज झड़ गए तो कहाँ झड़ेंगे? आसपास झड़ेंगे। आपने कहा इससे क्या होगा कि सारे जो पौधे हैं वो वहीं पे जर्मिनेट होंगे, वहीं पे ग्रो करने लगेंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे क्राउड होने लगेगा प्लांट्स का। जो पौधे हैं वहाँ पे बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और कोई भी जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर बीज क्या है, हवा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो बीज हैं वो क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वितरण इनका हो जाएगा। और जहां जहां बीज जाएंगे वहां वहां आपको क्या है? प्लांट्स वहां मिल जाते हैं। It helps in preventing competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water and minerals। आपने कहा एक ही जगह पे अगर पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, एक पेड़ यहाँ पर आता है, इसके जो बीज हैं वो सारे बीज यहीं पर गिर रहे हैं। अब अगर बीज यहीं पे गिरेंगे तो आपने कहा क्या होगा? यहीं पे सारे पौधे होंगे, और यहीं पे सारे पौधे होंगे तो सबके लिए क्या चाहिए? आपने कहा कि पानी की भी आवश्यकता सबको होगी, पोषक तत्व की आवश्यकता सबको होगी। यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ होगा तो छोटे छोटे पौधों को क्या मिलेगी? सनलाइट नहीं मिल पाएगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा? कंपटीशन होगा यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी यहाँ पे, और जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, one of the benefits of seed dispersal is that it enables the plant to grow into a new habitat for wider distribution and provides them with a better chances of survival। आपने कहा क्योंकि बीज क्या होंगे? बीजों का वितरण हो रहा है। बीज बहुत दूर दूर अगर गिरते हैं तो वो एक नए वातावरण में ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे हमने जंगल देखा है। जंगल ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे है, एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखते हैं जंगल बहुत फैला हुआ होता है। कैसे फैला? सीड डिस्पर्सल की वजह से। तो सीड डिस्पर्सल हुआ तो आपको क्या मिले? बहुत बड़े एरिया में प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं।
अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीजों का निर्माण हो गया है, फल का निर्माण हो गया है, बीजों का वितरण भी हो गया, तो जर्मिनेशन कैसे होता है, अंकुरण कैसे होता है बीजों का, इसे हम लोग देख लेते हैं। आपने कहा सीड कंटेन a plant embryo in a resting state which begin to grow only under favorable condition। आपने कहा बीज है और बीज के अंदर होता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, जिसके बारे में हमने बात की है। एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट आपने देखा होगा, अगर बीज बाहर है, जब हम खेतों में बुआई करते हैं, अगर बीज बाहर होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे उनकी ग्रोथ होने लगती है और आप वहां पे शूट भी देख रहे हैं और रूट भी देख रहे हैं। बीजों में जो ग्रोथ होती है वो कब होती है, जब आप उसे कहीं पर बोते हैं। जब आप उसे मिट्टी के अंदर बोते हैं तो मिट्टी में उसे क्या मिलेगा, पानी भी मिलेगा, उसमें मिट्टी में क्या मिलेंगे, पोषक तत्व भी मिलेंगे। अब इसमें वृद्धि होने लगेगी और आप देखते हैं कि ऊपर की ओर क्या होगा, शूट भी बनने लगेगा और नीचे की ओर यहाँ पे रूट भी बनने लगेगा। तो यही चीज आपको बताई गई है कि सीड में जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थिति का मतलब है उसे सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसे पानी मिल रहा है, तो क्या होगा, वो ग्रो करने लगेगा। The process by which seed begin to grow is called a germination। आपने कहा ये प्रक्रिया, जब हमने बीज को बोया, बीज में क्या वो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है, अब बीज में यहाँ पे शूट भी बनने लगा, बीज में रूट भी बनने लगा, तो इस प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमने बीजों को बोया और बीज से वो प्लांट बने ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि अंकुरण हो ही नहीं रहा है। अब अंकुरण क्यों नहीं हुआ, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, बीज खराब था, हो सकता है बीज को पहले ही कीड़ों ने खा लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया को, बीज से शूट और रूट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, बीजों का अंकुरण या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स सीड। when the seed germinates, the seed coat split and tiny root called radicle grow downwards and shoot called plumule start growing upwards. This produce a seedling of plants। आपने कहा कि यहाँ पर देखिए, अगर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। इसे हम प्लम्यूल कहते हैं, इसे हम रेडिकल कहते हैं। प्लम्यूल से बनता है शूट और रेडिकल से बनता है रूट। आपको यही चीजें बताई गई हैं कि सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल और प्लम्यूल बनता है, जिससे रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। द सीडलिंग ग्रोज फास्टर एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ न्यू प्लांट। आपने कहा ये इसमें जल्दी से ग्रोथ होगी और फाइनली एक नया प्लांट हमें देखने को मिल जाता है। व्हेन द प्लांट सीड maturing, it bears flowers which again produce seed and fruit। The cycle continue to produce more offspring for the preservation of a plant species। अब क्या होगा, सेम चीज होगी, ये पौधा बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो इसमें फूल लगेंगे, फूल लगेंगे तो आपने कहा फिर से फूलों में क्या बनेंगे, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फिर ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन होगा और फिर से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से यहाँ पे सीड बने और फ्रूट बने। तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। हमने कहा इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आपने इसमें समझा कि कैसे यहाँ पे बीज बने, कैसे यहाँ पे फ्रूट बने हैं, पूरी प्रोसेस को हमने समझा है। आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को देख करके आपको पता चलेगा आपने चैप्टर को कितना समझा है, आपको कितना आता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। आपको सारे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और जब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे होंगे तब आपको नोट्स अपने सामने रखने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।